हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के किस स्टडी पॉइंट में। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का चौथा अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग 2। इससे पहले अपन भाग 1 है वो पढ़ चुके हैं। समकालीन विश्व राजनीति भाग 1 पुस्तक जिसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन अध्याय 4, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले अध्याय 1 में अपन पढ़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो पहला भाग है उसमें हमने अध्ययन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी कौन कौन सी एजेंसियां हैं और कौन कौन सी एजेंसियां क्या क्या कार्य करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कुल कितने भाग हैं और उसकी स्थापना है वो किस तरीके से हुई। इन सब के बारे में हमने पहले ही अध्ययन कर लिया भाग फर्स्ट में। आज अपन पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें स्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य उनकी संख्या 5 और अस्थायी सदस्य उनकी संख्या 10 है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये 5 है वो स्थायी सदस्य हैं। इसके 5 है वो स्थायी सदस्य हैं जिसमें चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के द्वारा यह हमेशा के लिए चुने गए हैं। ये सुरक्षा परिषद है जिसको अपन यूएनओ का पुलिसमैन कहते हैं, उसके द्वारा इन सदस्यों को हमेशा के लिए चुना गया है। जो स्थायी सदस्य हैं ये सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले पर विराम लगा सकते हैं। सुरक्षा परिषद कोई भी फैसला करती है तो उस फैसले को रोक सकते हैं, ये उन पे विराम लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास वीटो पावर होता है। क्या होता है, इनके पास वीटो पावर होता है और जिनके पास वीटो पावर होता है वो किसी भी फैसले को रोक सकता है। स्थायी सदस्य देशों को वीटो निषेधाधिकार का अधिकार है। स्थायी जो सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है, निषेधाधिकार का अधिकार है। अगर इनमें से 4 देश, जैसे 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से अगर 4 सदस्य एक पक्ष में और इनके अलावा अस्थायी सदस्य एक पक्ष में और एक सदस्य स्थायी में से अगर एक सदस्य है वो भी उस फैसले का विरोध करे तो वो उसको रोक सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया उस समय आवश्यकता पड़ी कि कोई एक संगठन होना चाहिए, तो राष्ट्र संघ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बनाया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 सदस्य स्थायी सदस्य चुने गए जिनको विशेष अधिकार दिए गए, हैसियत दी गई। स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर किसी भी फैसले को रोक सकता है। स्थायी सदस्य इनमें कोई भी एक हो या सभी हो, कोई भी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके और कोई भी फैसला उसे रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी अस्थायी सदस्य ने उस फैसले को समर्थन दिया हो। फैसले को समर्थन दिया हो कोई भी, चाहे स्थायी सदस्य हो अस्थायी सदस्य हो, इनमें से अगर एक भी विपरीत होता है, विपक्ष में होता है, तो वो उस फैसले को रोक सकता है। मान लो अगर वीटो ना होता, तो वीटो पावर नहीं होता तो क्या होता, 1945 के बाद जितने भी ताकतवर देश हैं वह अपनी मनमानी करते। 45 के बाद जितने भी ताकतवर देश हैं जैसे चीन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब क्या करते, अपनी मनमानी करते, वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते और उन ताकतवर देशों की जो रुचि है वो यूएनओ में न रहती। जो ताकतवर देश है उनकी रुचि है वो यूएनओ में नहीं रहती, वो अपनी मनमर्जी से काम करते, अपने मनमर्जी से चलाते। आगे है स्थायी सदस्य, ये थे अस्थायी सदस्य थे जिनकी संख्या कितनी थी, 5, और स्थायी सदस्य इनकी संख्या कितनी है, 10। सुरक्षा परिषद में 10 स्थायी अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है और 2 वर्ष के बाद फिर से तुरंत नहीं चुना जा सकता। 2 वर्ष के लिए इन सदस्यों को चुना जाता है और 2 वर्ष के बाद में तुरंत इनको नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं दिया गया, वीटो पावर है वो इनके पास
नहीं होता है। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित मानदंड है वो होने चाहिए। सुरक्षा परिषद का कोई सदस्य बनना चाहता है, स्थायी और अस्थायी, तो उनके लिए सुरक्षा परिषद के कुछ निश्चित मानदंड है, उनके अनुसार होने चाहिए। एक पहला, उस राष्ट्र की, देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। आर्थिक ताकत है वो बड़ी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, उसके पास सेना बड़ी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देशों का योगदान हो। संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, उसके बजट में ऐसे देश हैं उनका भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। जैसे फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का रहता है, वैसे ही आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। आबादी भी उस राष्ट्र की ज्यादा होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, और जो देश उसकी सदस्यता लेना चाहता है वो मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, लोकतंत्र का सम्मान करता हो। वो देश को अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। वह देश जो अपने भूगोल की, अपनी अर्थव्यवस्था की, अपनी संस्कृति की और अपनी जो विविधता वहां पाई जाती है उन सब की नुमाइंदगी करता हो, देश इन सभी शर्तों का पालन करता हो, पूरी इन सभी शर्तों को पूर्ण करता हो, वो है इसके स्थायी और अस्थायी सदस्य में शामिल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके वर्तमान महासचिव कौन है, जो अपन ने पहले भाग में पढ़ा था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो जनवरी 2017 से हैं, 1 जनवरी 2017 से हैं, और इनका कार्यकाल है वो 2022-23 तक, वर्तमान तक है। और वर्तमान सदस्य है उनको अपन एंटोनियो गुटेरस है, वो है वर्तमान सदस्य। ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। 2026 तक के से दूसरा कार्यकाल, इन्हीं का दूसरा कार्यकाल है, उसके हेतु उनको 9वें संयुक्त राष्ट्र सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। UNSG, ये है मिस्टर एंटोनियो गुटेरस। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अन्य महासचिव है, वो 1952 तक महासचिव रहे। इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर हुई लड़ाई में युद्ध को रोकने की कोशिश की। कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को रोकने की कोशिश की थी ट्रायंगोली ने। सोवियत संघ ने कोरिया युद्ध को जल्दी से समाप्त न करने पर आलोचना किया और दोबारा महासचिव बनने पर विरोध किया। सोवियत संघ है उसने क्या, कोरिया के युद्ध को जल्दी से समाप्त न करने में ये असफल रहे, और इसलिए ये दोबारा महासचिव है वो नहीं बन सके, इनका विरोध हुआ। फिर है डेंग हेमरसोल्ड। डेंग हेमरसोल्ड था वो दूसरे नंबर का महासचिव थे, जिनका कार्यकाल 1953 से लेकर 1971 तक रहा। ये स्वीडन के रहने वाले हैं, अर्थशास्त्री हैं और साथ में वकील हैं। स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका उपनिवेशीकरण के लिए काम करते हैं। उपनिवेशीकरण के लिए इन्होंने कार्य किया। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इनकी क्या हुई थी, पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। यह हैं मिस्टर डेंग हेम्बरसोल्ड, जिनकी क्या हुआ, स्वेज नहर को विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है यूथोंट। यूथोंट थे, ये म्यांमार के थे और 1961 से लेकर के 1971 तक का इनका कार्यकाल रहा। शिक्षक व राजनयिक थे, पेशे से शिक्षक थे और राजनयिक भी थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समाधान व कांगो के संकट की समाप्ति के लिए, क्यूबा मिसाइल संकट और कांगो संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किया, और यह एशिया महाद्वीप के प्रथम प्रमुख बने। ये थे एशिया महाद्वीप के प्रथम प्रमुख थे। यूथोंट जो एक शिक्षक थे, और क्यूबा मिसाइल संकट जो शीत युद्ध के दौरान, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था।
ये हैं यूथोन, जो कहाँ के, म्यांमार के रहने वाले हैं और एशिया के प्रथम प्रमुख बने ये यूएनओ के। आगे है बान की मून। बान की मून है वो 2007 से लेकर 2016 तक यूएनओ के महासचिव रहे और दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं, कूटनीतिक और विदेश मंत्री। ये वहाँ के विदेश मंत्री भी रहे, कूटनीतिक भी हैं और दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। यह इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं। जल और वायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। इन्होंने जल और वायु परिवर्तन है वो किस तरीके से होता है उन पर प्रकाश डाला। साथ ही ये एशिया के दूसरे व्यक्ति हैं जो यूएनओ के महासचिव बने हैं। ये हैं बान की मून, जो 2007 से और 2016 तक इनके महासचिव रहे यूएनओ के। आगे है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या और सुधार। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें क्या समस्या है और उनमें सुधार किस तरीके से हुआ। यूएनओ की मुख्य तौर पर दो तरह की समस्या सामने थी। यूएनओ थे, संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसमें मुख्य रूप से दो तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक है इस परिषद की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। पहला है कि इस परिषद है उसकी बनावट में और उसमें सुधार किया जाए। किस तरीके से बनावट में या सुधार किया जाए इसमें। सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। पहली समस्या इनके पास क्या थी, जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल है वो 15 सदस्य होते हैं और उन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो पहली बात ये थी कि स्थायी और अस्थायी सदस्य उनकी संख्या बढ़नी चाहिए ताकि इस संगठन में समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की नुमाइंदगी हो सके। ताकि क्या हो कि ये जो समकालीन विश्व की राजनीति मतलब और ज्यादा अधिक लोग हैं वो इसमें शामिल हो सके। इस रूप में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका इसी को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात भी उठी। 15 सदस्य थे वो तो है ही, इनके अलावा भी एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने की मांग उठी। दूसरी समस्या थी इस संगठन का न्यायिक अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए और इनमें लगभग सभी देश थे वो सहमत थे। न्यायिक ये जो संगठन है इसके न्यायिक मुद्दे हैं उन सब में की समीक्षा की जाए और सभी देश इस बात से सहमत भी थे। कुछ विशेषज्ञ और कुछ देश चाहते हैं कि यह संगठन शांति सुरक्षा से मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए। कुछ विशेषज्ञ या कुछ देश जो ये चाहते हैं कि ये जो संगठन है ये शांति और सुरक्षा के जो भी मिशन है उसको प्रभावकारी ढंग से करे और उसमें अपनी भूमिका है वो निभाए और यह संगठन को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानव अधिकार और सामाजिक न्याय करे। और ये जो संगठन है इनका कार्य है कि विकास को बढ़ावा दे, मनुष्य की भलाई के लिए भलाई के जो कार्य हैं जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, मानव अधिकारों को लेकर के और सामाजिक न्याय है वो सबको दिला सके। इस तरीके के कार्य है वो इस संगठन के द्वारा किए जाने चाहिए। आगे है शीत युद्ध के बाद यूएनओ में बदलाव। शीत युद्ध जब खत्म हो गया था उसके बाद यूएनओ में किस तरीके के बदलाव आए। 1991 के बाद शीत युद्ध की समाप्ति के बाद निम्नलिखित बदलाव है वो हुए थे। क्योंकि शीत युद्ध था वो 1945 से लेकर के 1991 तक चला था और 1991 के बाद इसमें किस तरीके के बदलाव आए। सोवियत संघ जिसको अपन यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, जब ये शीत युद्ध समाप्त हुआ उसी के साथ सोवियत संघ उसका विघटन हो गया, बिखर गया यानी विलुप्त हो गया। उसके बाद में यूरोपियन संघ बना। सोवियत संघ ने संघ के उत्तराधिकारी रूस और अमेरिका के बीच अब बहुत ज्यादा सहयोगात्मक है वो प्रणाली, सहयोगात्मक रूप है वो अपनाने। अमेरिका और रूस के मध्य संबंध है वो अच्छे होने लगे। चीन महाशक्ति के रूप में बड़ी तेजी से उभर रहा है। अब चीन है वो एक महाशक्ति के रूप में, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में, मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।
चिंता की कोई जरूरत नहीं, भारत भी इसी दिशा में अग्रसर है। भारत भी है, वो भी महाशक्ति के रूप में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है, कि एशिया है उसकी अर्थव्यवस्था वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है अप्रत्याशित तरीके से। बहुत सारे संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए लगभग सभी देश जो भी सोवियत संघ से आजाद हुए थे वो भी शामिल हुए। दुनिया के सामने चुनौती की एक पूरी नई कड़ी मौजूद है, जैसे जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी आदि। दुनिया के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, वो इनके सामने एक नई कड़ी बन के मौजूद हुए हैं। जैसे गृह युद्ध हो रहे हैं, जातीय संघर्ष है, आतंकवाद है, जलवायु में बदलाव होता है, पर्यावरण में हानि, पर्यावरण प्रदूषण है, इनके अलावा अनेक महामारियां हैं, ऐसी समस्या है वो सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव स्वीकार हुआ जिसमें 3 प्रमुख समस्याएं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ उसने एक प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसमें 3 समस्याएं मुख्य थी। पहली है, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। ये समस्या इनके सामने आ रही है कि अब जो सुरक्षा परिषद है वो राजनीतिक रूप से और वास्तविकताओं की नुमाइंदगी है वो नहीं कर रहा। दूसरा है, इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर कुछ देशों का दबदबा रहता है। इनके जो फैसले होते हैं उनमें ज्यादातर पश्चिमी मुल्क है उनकी छाप रहती है, उनके हितों की, मतलब पश्चिमी जो इलाका, पश्चिमी एरिया है उनके ज्यादा हित होते हैं और कुछ देशों का उन पे दबदबा रहता है, उन्हीं की बात है वो ज्यादा मानी जाती है। तीसरी है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। सुरक्षा परिषद है इनमें सभी का बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, सबको समान रूप से नहीं देखा जा रहा है। इस तरीके की समस्या है वो सामने आ रही है यूएनओ के। कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ के अलावा इसमें जो कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसको अपन क्या कहते हैं, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। दूसरी है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, ये मुख्य कुछ संगठन हैं जिसके बारे में अपन एक एक का अध्ययन करेंगे विस्तार से। पहला है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 189 है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन हुआ। 1946 में ये शुरू हुआ था। 1944 या 1945, दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। 45 है तो वो सही है और 44 है तो भी सही है। तो 44 नहीं मिले तो 45 और 45 नहीं मिले तो 44। इस तरीके से 1946 में शुरुआत हुई थी। और ये वर्ल्ड बैंक है जिसका छाया चित्र है वो आपको दे रखा है विश्व बैंक का, जिसमें कुल 189 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में स्थित है। ये बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा, आधार आधारभूत ढांचा, सड़क तथा सुशासन के लिए कार्य करती है। ये विश्व बैंक है या आधारभूत जो ढांचा होता है उसके लिए मानवीय विकासों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आधारभूत ढांचा जैसे सड़क और सुशासन आदि को बनाए रखने के लिए ये संस्था वो कार्य करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आगे के वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।